हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 13 द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट सिस्टम एंड देयर सोशल कंसर्न्स की एक्सरसाइज सॉल्यूशन को। इस लेसन से ना आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी कम से कम 6 मार्क्स के, मतलब जितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन कन्फर्म्ड है कि आता ही है। इसलिए आपको इस लेसन को उस तरीके से ही प्रिपेयर करना है। एंड साथ में सोशल साइंस के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे यहाँ पे ये नोट दिया भाई क्वेश्चन है ना, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड डिसेंट्रलाइज पावर इन अ डेमोक्रेसी, एट हाउ मेनी लेवल्स हैज़ बीन पावर सेंट्रलाइज्ड इन इंडिया, हैज़ पावर बीन सेंट्रलाइज्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, लेकिन एग्जाम्स में क्या हो जाता है, यही स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो आपको स्टेटमेंट के मीनिंग को याद रखना है। टर्म हो सकता है वहाँ पे चेंज हो जाए, आपको क्वेश्चन को समझ के उसके बाद आंसर करना है। ये सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट होता है। तो डिसेंट्रलाइज करना पावर को क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में? डिसेंट्रलाइज करना मतलब कि कोई एक सेंटर नहीं है जहाँ पे सब जो सारा पावर जिस किसी एक पर्सन के पास है, ऐसा नहीं है। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पावर्स को। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज करना। तो ये कितने लेवल्स पे है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और वो कितने लेवल्स पे है, ये बताना है आपको। अब आंसर में क्या लिखेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन जो है पावर्स का डेमोक्रेसी में, वो इम्पॉर्टेंट है ताकि एक्टिव पार्टिसिपेशन मिले एक और उससे ज़्यादा, मतलब मोर पीपल्स इन अ गवर्नमेंट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन मिले। डिसेंट्रलाइज करने से पावर को मतलब ये उसका एक सोल है, डेमोक्रेसी का सोल है बोल सकते हैं। जैसे इंसान की बॉडी का सोल होता है ना, उसके वजह से जब तक सोल है तब तक बॉडी है। सेम वैसे ही जब तक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है तब तक डेमोक्रेसी है। अगर किसी पर्टिकुलर एक जगह पे या फिर एक पर्सन के हाथ में सारा पावर आ जाएगा ना, सारा का सारा, तो फिर डेमोक्रेसी उस समय ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डेमोक्रेसी का सोल है। अगर डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कॉमन लोग जो हैं उनके रीच से बाहर हो जाएगा। जो भी उनके नीड्स है कॉमन पीपल के, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए नेसेसरी है कि पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकि लोगों के पास में खुद राइट हो कि वो गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट बन रहा है, लोकल लेवल पे हो, विलेज लेवल पे हो, सिटी लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, हर लेवल पे बनने वाले गवर्नमेंट को चूज़ करने का पूरा राइट लोगों के पास रहे, और साथ ही में राइट डिसीजंस जो हैं वो उनको मिल पाएँ। अब इंडिया में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन 2 डिफरेंट लेवल्स पे हुआ था, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, ये पहले की बात है, ठीक है? लेकिन 73rd अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ, यानी कि ये सेंट्रल और स्टेट लेवल का जो इनका डिसेंट्रलाइजेशन था, ये 2 पार्ट्स में बाँटने का जो आइडिया था, वो बोल सकते हो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उस समय का है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डिवाइड किया गया था। लेकिन 1992 में एक अमेंडमेंट आया था, यानी कि एक चेंज लाया गया था, जिसके थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो 3 डिफरेंट लेवल्स पे हो गया, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। आपको इसके एसेंस को समझना है, इसकी मीनिंग को समझना है, और उस बेसिस पे आप सेम पॉइंट्स को दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जुडिशियल रोल डज द पार्लियामेंट परफॉर्म? पार्लियामेंट कौन सा जुडिशियल रोल परफॉर्म करता है? आपको पता ही है कि पार्लियामेंट और मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जुडिशियल सारे जो भी रोल्स होते हैं वो तो जुडिशरी का है, तो पार्लियामेंट के हाथ में कौन सा जुडिशियल रोल है? वाई हैज़ दिस वर्क बीन गिवन टू पार्लियामेंट एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट? और ये जो वर्क है वो पार्लियामेंट को क्यों मिला? क्योंकि जुडिशरी का जो सारा काम है वो सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन पार्लियामेंट को जुडिशियल रोल कौन सा मिला है और क्यों मिला है? तो पार्लियामेंट जो है वो परफॉर्म करता है जुडिशियल रोल्स लाइक इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का ये एक तरीका है। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का भी यही तरीका है, इम्पीचमेंट। और जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उनके रिमूव करने का भी यही तरीका है, इम्पीचमेंट। और यही पावर जो है वो पार्लियामेंट को मिला है। अब क्यों मिला है? तो ये वर्क इसको दिया गया है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द पीपल एंड इंश्योर्स फेयर डिसीजन थ्रू वोटिंग। क्योंकि इनको निकालने का काम, ये हायर ऑफिशियल्स है ना, इनको निकालने का काम लोगों के हाथ में है कि अगर उनको पसंद नहीं आ रहा है प्रेसिडेंट, अगर उनको इसके काम में कुछ भी मिस्टेक लग रहा है, तो लोग निकाल सकते हैं उन्हें। तो ये पावर जो है वो लोगों के हाथ में है और ये वोटिंग के थ्रू होता है, इसीलिए पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर है। इसके वजह से जो भी पावर्स हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं। किसी पर्टिकुलर सिर्फ जुडिशियरी को ही सबसे ज़्यादा अथॉरिटी नहीं मिलता है। अगर ये जजेस को रिमूव करने का पावर भी जजेस के पास ही हो, तो सिस्टम जो है वो डिसबैलेंस्ड हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आलोक feels that
ऑल कंट्रीज नीड एन इफेक्टिव गवर्नमेंट दैट वर्क्स फॉर द गुड ऑफ द पीपल। आलोक को लगता है कि कंट्री को इफेक्टिव गवर्नमेंट का ज़रूरत है जो कि लोगों के अच्छे के लिए काम करे। हेंस इफ वी डायरेक्टली इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लीव द वर्क ऑफ गवर्नेंस टू देम, वी वोंट नीड टू इलेक्ट अ लेजिस्लेचर। डू यू एग्री विद दिस विथ हिम और गिव रीज़न? तो क्या बोल रहा है कि कंट्री को इफेक्टिव गवर्नमेंट चाहिए ताकि लोगों के लिए अच्छा काम हो सके। अब यहाँ पे उसका कहना है कि डायरेक्टली हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करें और लेजिस्लेचर का कोई रोल ही ना रहे। तो क्या आप एग्री करते हो या नहीं करते हो? विथ रीज़न आपको बताना है। सो आई डिसएग्री विथ आलोक, और आई थिंक आप लोग को भी डिसएग्री ही करना चाहिए। अब उसका रीज़न क्या है कि लेजिस्लेचर जो है वो एसेंशियल पार्ट होता है डेमोक्रेसी का। वो लॉस बनाता है, पॉलिसीज़ को डिस्कस करता है, और गवर्नमेंट जो भी चीज़ें चेंजेस लेकर के आ रही है वो अकाउंटेबल है कि नहीं, उन चीज़ों को भी पार्लियामेंट ही चेक करता है, मतलब लेजिस्लेचर ही चेक करता है। और बिना लेजिस्लेचर के जो प्राइम मिनिस्टर है और जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने पावर्स का मिसयूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से गवर्नेंस जो चल रहा है वो अनचेक्ड रहेगा। और लेजिस्लेचर जो है वो रिप्रेजेंट करता है लोगों के वॉइस को, जो भी पीपल हैं कंट्री में उन सब के वॉइस को, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है वो चेक होते रहते हैं और फेयर गवर्नेंस जो है वो इंश्योर होता है। तो इसलिए लेजिस्लेचर तो होना ही चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, रीड द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आउटलाइनिंग द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद देम। तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है आप किससे एग्री करते हैं और किससे डिसएग्री करते हैं। रीज़न नहीं पूछा है, सिर्फ एग्री और डिसएग्री पूछा है, लेकिन रीज़न आपको खुद से मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के लिए जब ये लिखते हो ना कि आप उससे एग्री हो या डिसएग्री, तो रीज़न लिखना होता है। तो अ टू हाउस सिस्टम डज नॉट अचीव एनी ऑब्जेक्टिव्स। टू हाउस सिस्टम जो है वो सही नहीं है, ओवरऑल ये एसेंस है इस लाइन का। अब इसका क्या लिख सकते हो आप स्टेटमेंट में? डिसएग्री। टू हाउस सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है कि लॉ मेकिंग और रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेटर तरीके से हो रहा हो। नेक्स्ट दिया है, एक्सपर्ट्स नीड टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। राज्यसभा में एक्सपर्ट्स का नॉमिनेशन होना चाहिए। तो आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज एक्सपर्ट्स जो होंगे वो लेजिस्लेटिव क्वालिटी को एनहांस करेंगे, मतलब कि इम्प्रूव करेंगे। थर्ड है, इफ़ अ कंट्री हैज़ नो प्रोविंसेस इट डज नॉट रिक्वायर अ सेकेंड हाउस। अगर किसी कंट्री में प्रोविंसेस नहीं है ना, तो उसको सेकेंड हाउस का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब राज्यसभा का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज कंट्री के अंदर अगर प्रोविंसेस नहीं है तो सेकेंड हाउस का ज़रूरत है ही नहीं, सिंगल से भी वहाँ पे काम चल जाएगा। अब प्रोविंसेस को आप कैसे समझ रहे हो? जैसे किसी कंट्री के अंदर में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राज्यसभा आप फॉर्म कर सकते हो, मतलब ये बोल रही हूँ कि अलग अलग वहाँ पे आप गवर्नमेंट्स बना सकते हो। लेकिन अगर कोई छोटा सा कंट्री है, वहाँ अंदर में और स्टेट्स हैं ही नहीं, या फिर बोल लो कि स्मॉल लेवल पे है एकदम, तो सिंगल हाउस से भी काम चल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, द लोकसभा इज नॉट अ बॉडी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बट अ फोरम टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन टू योर आंसर। तो लोकसभा जो है वो सिर्फ एक बॉडी नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे एक फोरम है जो कि लोगों के फीलिंग्स को, एस्पिरेशंस को, सब चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो कि नहीं, और इसका जो भी रीज़न है वो देना है। तो आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। लोकसभा जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन। सारे सिटीजन जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ना, जो भी लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनको। It discusses public issues, debate policies and voices the concerns and aspirations of the people। तो वो क्या करता है, पब्लिक के जो भी इश्यूज हैं, जो भी डिबेट्स होते हैं पॉलिसीज़ पे, और उनका जो भी वॉइस है उन सब चीज़ों को वो रेस करता है। वो इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी को एग्जीक्यूटिव के, और वो रिफ्लेक्ट करता है लोगों के विल को, और वो एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। इसलिए लोकसभा जो है वो सिर्फ एक बॉडी नहीं है बल्कि एक फोरम है। अब चलते हैं हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन में। Some peoples to make some proposals to make the parliament more effective are given below। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन आंसर्स मिलने के बाद भी, अगर कहीं पे भी कहीं कोई भी डाउट है, तो उसके लिए आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट जो है वो ड्रॉप कर सकते हो। आपको वहाँ से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सो कुछ प्रपोजल्स जो है वो बनाए गए हैं पार्लियामेंट में ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव रहे। अब वो प्रपोजल्स यहाँ नीचे दिए हैं, तो आपको स्टेट करना है वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद देम, और एक्सप्लेन भी करना है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब इन सजेशंस का, अगर वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं तो।
तो फर्स्ट सजेशन है कि पार्लियामेंट शुड वर्क फॉर नो लॉन्गर आवर्स देन स्केड्यूल्ड। जितना टाइम अलॉट किया गया है उतने ही टाइम के लिए पार्लियामेंट वर्क करेगा, कोई एक्स्ट्रा आवर उन लोगों को वर्क नहीं करना है। अगर ये जो सजेशन है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताना है आपको, और एग्री कर रहे हो कि नहीं। सो आई एग्री। लॉन्गर आवर्स जो है वो अलाउ करते हैं ज़्यादा डिबेट्स को लेजिस्लेशन के ऊपर, लेकिन इसके वजह से क्या होगा, ओवर स्ट्रेस फैटीग मतलब क्या, उनका थकान होना, और प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगा। किसी भी टॉपिक के ऊपर जितना ज़्यादा डिबेट होगा मतलब जितना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो एक बैलेंस अप्रोच जो है वो ज़रूरी है यहाँ पे, इसीलिए ओवर मतलब लॉन्ग आवर्स के लिए तो वर्क नहीं करना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट है, अटेंडेंस इन अ पार्लियामेंट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल मेंबर्स। अब इससे भी मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि अटेंडेंस जो है वो अगर कंपलसरी हो जाएगा ना तो अकाउंटेबिलिटी रहेगा, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा लोगों को। और पेनल्टीज लगाने चाहिए अगर कोई अगर अटेंडेंस का यहाँ पे आप बोल रहे हो कि कंपलसरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर लोग वहाँ पे मतलब ऐसे दिख रहा है आपको कि इरेगुलर है तो ऑब्वियसली उन पे पेनल्टीज लगनी चाहिए, लेकिन पेनल्टीज जो है वो फेयर चीज़ें पे लगे। वैलिड एब्सेंस अगर है, मतलब कोई ऐसा वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से वो एब्सेंट थे, तो उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट है, द चेयरपर्सन शुड हैव द अथॉरिटी टू पनिश एनीवन हु क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। तो इससे भी मैं एग्री करती हूँ, लेकिन थोड़े कॉशन के साथ में। जो चेयरपर्सन है उसको अथॉरिटी होना चाहिए कि वो लोगों को पनिश करे अगर वो कोई भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं फंक्शनिंग में तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन को मेंटेन तो वो कर रहे हैं, अगर वो पनिश कर रहे हैं दैट मीन्स डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, लेकिन ये ट्रांसपेरेंटली अप्लाई होना चाहिए। यानी कि जो भी पनिशमेंट दिया जा रहा है उसका क्या रीज़न है और उसको क्या पनिशमेंट मिला है, वो सारा कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, ताकि पावर का यहाँ पे मिसयूज़ ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन। If the Prime Minister propose most of the important bills and majority party ensures that the bill is passed, then what role does the rest of parliament play in enacting laws? यानी कि अगर सारे इम्पोर्टेंट बिल्स जो हैं वो कौन प्रपोज करता है, यहाँ पे मिनिस्टर्स करते हैं, और मेजॉरिटी पार्टी जो है वो ही इन बिल को पास करता है, तो बाकी का जो पार्लियामेंट है उसका क्या रोल है इन लॉज को बनाने में। तो इफ़ द मिनिस्टर्स प्रपोज मोस्ट ऑफ द बिल, ज़्यादातर की बिल अगर मिनिस्टर्स बनाते हैं और मेजॉरिटी पार्टी इंश्योर करता है उनका पासेज, तब भी बाकी का सारा जो पार्लियामेंट बच जा रहा है ना उनका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, बिल्स को रिव्यू करते हैं और इंश्योर करते हैं कि फेयर हो और वेल रिटन हो। ओपोजिशन मेंबर्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, कंसर्न्स रेज करते हैं और सजेस्ट चेंजेस जो भी है वो सजेस्ट भी करते हैं। दे प्रोवाइड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स। जो भी ओपोजिशन है उनका यहाँ पे देखो, मेजॉरिटी पार्टी और ओपोजिशन दोनों मिलकर के तो यहाँ पे पार्लियामेंट बना रहे हैं ना, तो अगर मेजॉरिटी पार्टी ही सारे बिल्स जो है वो पास कर रहा है और अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहा है, तो ओपोजिशन का क्या रोल है वो यहाँ पे पूछा है। तो वो क्या कर रहा है, अब लोगों के वॉइस को रेज़ करने का काम कर रहा है। एडिशनली पार्लियामेंटेरियंस क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क करते हैं, जो भी कमिटीज़ हैं यहाँ पे वो सारे वर्क करते हैं, जो भी बिल्स आए हैं उनके डिटेल्स को रिव्यू करते हैं। देयर इन्वॉल्वमेंट एंश्योर्स दैट लॉज आर नॉट जस्ट पास्ड क्विकली बट आर thoroughly examined एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल पब्लिक। यानी कि जो भी लॉस आ रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे मतलब अब आया और क्विकली उसको पास कर दिया गया, ऐसा नहीं, बल्कि उसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि वो लोगों के इंटरेस्ट में सही है कि नहीं, और तभी वो पास होता है। ये हो गया आपका सेवन्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट अब एट्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के बेसिस पे बताना है कि इंडियन पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या रिलेशनशिप है। पहला दिया है, बोथ आर फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बिल्कुल गलत है, आप याद रखना। भले ही जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, लेकिन तो भी फुल्ली इंडिपेंडेंट वो भी नहीं है यहाँ पे। इनडायरेक्टली उसको वहाँ पे उनको जवाब देना ही पड़ता है। तो फुल्ली इंडिपेंडेंट तो कोई भी नहीं है एक दूसरे से, और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट दिया है, एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट भी गलत है, एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट यहाँ पे नहीं करता है। थर्ड दिया है, पार्लियामेंट वर्क एज द एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव की जैसे वर्क नहीं करता है, एग्जीक्यूटिव अलग सिस्टम है और पार्लियामेंट जो है वो अलग है। 3 स्टेजेस पे डिवाइडेड है, तो ये सब अलग अलग है, पार्लियामेंट अलग, एग्जीक्यूटिव अलग। पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर आएगा, ना कि एग्जीक्यूटिव के। और नेक्स्ट दिया है,
द एग्जीक्यूटिव डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी सपोर्ट इन द पार्लियामेंट। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो पार्लियामेंट में जब तक उसको मेजोरिटी है तब तक ही वो वर्क कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है और यही आपको लिखना है आंसर में कि डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो कोई रीज़न नहीं पूछा है आपसे यहाँ पे, इसलिए आप रीज़न मेंशन नहीं करोगे। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स डू यू एग्री विथ एंड वाई? दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक रामा का और एक राजेश का। आप इनमें से कौन से स्टेटमेंट से एग्री करते हो और क्यों? रामा का स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, हेंस ही और शी ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, तो उसके पास ये भी पावर है कि वो उसको रिमूव कर सके। नेक्स्ट अब राजेश का स्टेटमेंट है, वी डू नॉट नीड अ प्रेसिडेंट, हमें प्रेसिडेंट का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट है वो अपने लीडर को इलेक्ट कर सकता है और वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर है तो प्रेसिडेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। ये राजेश का स्टेटमेंट है। अब दोनों में से आप किससे एग्री कर रहे हो, या अगर दोनों से भी कर रहे हो तो क्यों, और अगर डिसएग्री भी है तो क्यों? तो फर्स्ट थिंग, रामा क्या बोला, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन इनके आगे का जो स्टेटमेंट है कि वो रिमूव भी कर सकते हैं, ये जो है वो सही नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंट जब अपॉइंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो वो भी तो बेस्ड होता है लोकसभा में, मेजोरिटी सपोर्ट अगर मिलता है तो ही कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। अगर उस जिस भी पर्सन को मेजोरिटी सपोर्ट मिला है लोकसभा का, उसी को तो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्रेसिडेंट उनको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि मेजोरिटी से ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो जब तक उनके पास मेजोरिटी है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। जिस दिन उनका मेजोरिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगा ना, वो लूज़ कर देंगे मेजोरिटी को, उस दिन उनको हटाया जा सकता है। इसके वजह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ना वो अपहेल्ड रहता है, मतलब कि मिसयूज़ नहीं कर सकते प्रेसिडेंट भी अपने पावर का। नेक्स्ट अब ये जो था कि प्रेसिडेंट का ज़रूरत ही नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आई डिसएग्री विद राजेश बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का। वो न्यूट्रल होते हैं बिल्कुल। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है वो अपहोल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। कोई भी यहाँ पे बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सही से चलता रहे, उन सब चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंश्योर करते हैं कि गवर्नेंस जो है वो प्रॉपर रहे और टाइम टू टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ को भी वो यहाँ पे सही करने का काम करते हैं। 10th question, find out about any two bills that the president has returned to parliament for reconsideration. Find out why the president returned the bills and what eventually happened. तो आपको बताना है कोई भी दो बिल जो कि प्रेसिडेंट क्या किए थे, पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए वापस किए थे। हम लोग पढ़े हैं ना कि जब भी कोई बिल पास होता है तो वो पहले दो स्टेजेस पे घूमता है। पहले आप जैसे अगर लोकसभा से निकला है तो लोकसभा में पहले लोग उसको देखेंगे, अगर वो पास हो गया तो फिर वो पास होकर के जाएगा राज्यसभा के पास। अगर वहाँ से भी वो पास हो गया तो फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट भी अप्रूव कर दिए तो वो जो बिल था वो लॉ बन जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर दो में से, मतलब ये जो तीन स्टेप्स हैं इनमें से कहीं से भी रिजेक्ट हो गया तो वो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाता है। तो प्रेसिडेंट कभी कभी उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं कि आप फिर से इस पर कुछ अमेंडमेंट्स करके भेजो। तो वो लोग क्या करते हैं, उस बिल को या तो अमेंड कर सकते हैं अगर उनको चेंजेस लाना है तो, नहीं तो नहीं भी करेंगे और उसको वापस से प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और उसके बाद उनको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो रिकंसिडरेशन के लिए कोई भी दो बिल जो गया हो और उसके बाद उस बिल का क्या हुआ, ये आपको बताना है। अब ये एग्जाम्पल आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये रिसर्च वाली चीज़ आपको दिया है यहाँ पे। तो इसका आंसर है, आप दूसरे बिल्स भी लिख सकते हो, मुझे ये दो बिल लगा कि लिख दूँ इसलिए मैं ये ले आई। तो लैंड एक्विजिशन बिल जो कि 2015 में आया था, प्रेसिडेंट जो है वो इसको इम्प्रूव नहीं किए क्योंकि फार्मर्स का कंपनसेशन जो है और रिहैबिलिटेशन जो है वो क्लियर नहीं था इस बिल में। अब वो क्या किए, इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए दिए। बाद में इस बिल को रिवाइज़ किया गया लेकिन विथड्रॉ कर लिए, मतलब कि ये जो बिल था वो एक्ट नहीं बना। दूसरा है पेंशन बिल जो कि 2004 में आया था। प्रेसिडेंट इसको रिटर्न किए थे क्योंकि वो कंसर्न थे कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, मनी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है कि नहीं। तो चेंजेस किए गए इस बिल में क्योंकि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजे थे, इसमें चेंजेस किया गया और उसके बाद ये बिल जो है वो पास हो गया और वो लॉ बन गया। तो ये दो एग्जांपल्स हैं प्रेसिडेंट के लॉस और जो भी फेयर है उन सब चीज़ों को, मतलब लोगों के लिए वो बेनिफिशियल रहे, उन चीज़ों को वो इंश्योर करता है। नेक्स्ट अब 11th क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द पाइवट अराउंड विच इंडियन डेमोक्रेसी रिवॉल्व्स। मतलब कि एक
प्राइवेट पॉइंट है जिसके ऊपर इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो घूमता रहता है, जिसके चारों तरफ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के। तो व्हाट आर द मेथड्स दैट हैव बीन पुट इन प्लेस टू इंश्योर दैट द प्राइम मिनिस्टर डस नॉट फंक्शन इन एन अथॉरिटेरियन मैनर एंड डू एज ही और शी प्लीजेस। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ही अराउंड इंडियन डेमोक्रेसी घूम रहा है, तो फिर वो सारे कौन से मेथड्स हैं ऐसे जो अडॉप्ट किए गए हैं जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करे। सीधा बात ये है। तो अगर आपको यही स्टेटमेंट, यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में मिलता है, आपको बस एसेंस याद रखना है कि यहाँ ये जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये आंसर आपको बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके क्या यहाँ पे तरीके इंश्योर किए गए हैं, ठीक है। टू इंश्योर द प्राइम मिनिस्टर डस नॉट एक्ट इन एन अथॉरिटेरियन वे दीज मेथड्स आर इन प्लेस। पहला क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ वर्क करता है। तो इसको कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। जब तक ये लोग साथ नहीं देंगे तब तक प्राइम मिनिस्टर कोई भी चीज़ को अपनी मर्जी से ही सिर्फ नहीं कर सकते। सेकेंड है पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी। प्राइम मिनिस्टर जो है उनको मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए लोकसभा में। अगर सपोर्ट चला गया तो वो रिज़ाइन देंगे अपने पोस्ट से, या फिर उनको इम्पीचमेंट के थ्रू निकाला भी जा सकता है, या दूसरे मेथड से भी, मतलब इनको निकाल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, अगर मेजॉरिटी लूज हो गया तो। नेक्स्ट है जुडिशियल ओवरसाइट। कोर्ट जो है वो इंश्योर करता है कि प्राइम मिनिस्टर के जो भी एक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो। फोर्थ है ओपोजिशन सुक्रीनिटी, यानी कि ओपोजिशन पार्टी जो है वो चेक करते रहते हैं गवर्नमेंट एक्शंस एंड पॉलिसीज़ को। और फिफ्थ पॉइंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो डिसमिस कर सकता है गवर्नमेंट को अगर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया प्राइम मिनिस्टर का। अब ये तो डिटेल में हो गया। अगर यही आंसर शॉर्ट में लिखना हो तो ये लिख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंट्रोल करते हैं पार्लियामेंट को और जुडिशरी को भी, लेकिन मेजॉरिटी सपोर्ट उनको होना चाहिए लोकसभा से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। पार्लियामेंट को क्वेश्चंस और डिसीजंस जो भी होते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इन सब चीज़ों के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। और ओपोजिशन और कोर्ट जो है वो इंश्योर करता है कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। अगर शॉर्ट में आता है तो ये आंसर, अगर डिटेल में आता है तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 12th क्वेश्चन है, हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव आंसरेबल टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और द पार्लियामेंट, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किसके लिए आंसरेबल होते हैं, पॉलिटिकल के या फिर पार्लियामेंट के, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव किसके रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या फिर पार्लियामेंट। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हैं वो आंसरेबल होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स, जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सब इसमें आते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं एंड डिसीजंस लेते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो जब तक ये पॉलिसीज़ और डिसीजंस नहीं बनाएंगे, कौन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जब तक पॉलिसीज़ और डिसीजंस नहीं बनाएंगे तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता ना। पहले डिसीजन बनेगा तभी तो इम्प्लीमेंट होगा। और उसके अलावा पूछ रहा है पार्लियामेंट पे है कि नहीं, तो इनडायरेक्टली वो पार्लियामेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो मॉनिटर करता है उसके वर्क को, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो भी मतलब काम कर रहा है उन सब चीज़ों को पार्लियामेंट जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है। 13th question, what are the different methods that have been put in place to ensure the independence of judiciary? Which of the following options do not comply with these methods? तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कौन से मेथड्स जो हैं वो रखे गए हैं, और इनमें से यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा है जो कि कंप्लाई नहीं करता है इन मेथड्स को। तो पहले देख लेते हैं कि उनको कौन कौन से मेथड से जुडिशरी को इंडिपेंडेंस जो है वो मिलता है। तो जुडिशियल सिस्टम जो है उसको इंडिपेंडेंस मिलता है। पहला चीज़ तो ये कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से वो इंडिपेंडेंट है। भले इनको आंसरेबल है कुछ जगहों पे, लेकिन ऐसे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इनके। नेक्स्ट, जो जजेस होते हैं उनको ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता। जो जज हैं उनको अपॉइंट करते हैं मेरिट बेसिस पे, ना कि पॉलिटिक्स के बेसिस पे। और जो जजेस हैं उनके लिए एक अलग से बजट होता है, यानी कि जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है इंडिया का, वहाँ से उनको पैसा मिलता है, और साथ ही में इनका जो भी सैलरी होता है ना, उसको जब तक इनका टेन्योर है जजेस का, जितने दिन का उनका ड्यूटी है उतने दिन में कभी भी इनका जो सैलरी है वो कम नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको देखते हैं कि कौन सा जो है वो इनके इंडिपेंडेंस को यहाँ पे डिनाई कर रहा है। तो फर्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस। तो हाँ, चीफ जस्टिस के ही एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, जजेस आर नॉट नॉर्मली रिमूव्ड बिफोर दे रीच द रिटायरमेंट एज। तो ये भी सही है, रिटायरमेंट एज से पहले जजेस को रिमूव नहीं किया जाता है। और द पार्लियामेंट डस नॉट इंटरफेयर इन द
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो ये भी सही है क्योंकि जजेस के अपॉइंटमेंट में पार्लियामेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए मैं उसको लास्ट में यहाँ पे ली। तो वो क्यों रॉन्ग है, तो हाई कोर्ट जजेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर हाई कोर्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। हाई कोर्ट के जजेस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो ये जो है वो ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं अब। Does the independence of the judiciary mean that it is not answerable to anyone? Write your answer in not more than 100 words। देखो, अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो ये इतना आंसर सफिशिएंट है, और वो भी ये आंसर क्या है, आपके इसी स्टेटमेंट का है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ना, बस इतना भी लिखोगे अगर, तो शॉर्ट आंसर के बेसिस पे सही है। लेकिन वही अगर डिटेल में आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि जुडिशरी, डज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स इट इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अभी जस्ट भी हम लोग यहाँ इससे पहले वाले इस वाले क्वेश्चन में देखें कि जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट टू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तो अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है बाकी दोनों बॉडीज़ के, तो क्या वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है। आंसर लिखना है इसका। तो जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसका क्या मतलब होता है कि उसको फ्रीडम है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के इन्फ्लुएंस में नहीं है। लेकिन जुडिशरी आंसरेबल होता है कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को। दे मस्ट फॉलो लीगल प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स इन देयर डिसीजंस। जब भी जुडिशियल सिस्टम को, यानी कि आप जुडिशियल सिस्टम में किसको लेते हैं, सारे कोर्ट्स जो आते हैं, तो उनको जब भी कोई भी लीगल प्रोसीजर्स करना होता है, जो भी उनके प्रिंसिपल्स या डिसीजंस होते हैं, उन सब चीज़ों को उसको फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते चलना है। हालांकि वो इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अपने एक्शंस से, लेकिन उनको रिव्यू वो करता है, रिव्यू कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के कामों को रिव्यू कर सकते हैं। जजेस को रिमूव नहीं किया जा सकता सीरियस, जब तक उनका सीरियस कोई उनसे गलती ना हो जाए या फिर उनका इनकेपेसिटी दिख जाए कि हाँ वो डिटेल्ड, मतलब वो कोई भी काम को सही से नहीं किए, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोल सकते हैं वो सही नहीं दिए, कोई पर्टिकुलर डिसीजन वो सही नहीं दिए, तो बहुत ही मतलब मिसकंडक्ट जब वो करें अपने पावर्स का, वो भी बहुत सीरियस कंसर्न है। उस केस में ही डिटेल्ड प्रोसेस के साथ जजेस को रिमूव करते हैं, और इसके वजह से एंश्योर रहता है कि जो भी यहाँ पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो भले ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन फेयर डिसीजन होना चाहिए। तो शॉर्ट में अगर आएगा ना तो यही आंसर यहाँ तक लिखना, मतलब कि ये स्टेटमेंट। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं आप। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वही चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस रखे गए हैं जिसके थ्रू जुडिशरी को इंडिपेंडेंस मिलता है। तो अभी यहाँ पे ये 13th क्वेश्चन जो था इसमें हम लोग पढ़े थे, ये कुछ मेथड्स थे जो कि इंश्योर कर रहे थे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, उन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको याद रखना है कि अगर जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के बारे में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछता है तो यही पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं आपको। अभी यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, ये एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे कि जजेस का सैलरी जो है वो रिड्यूस नहीं हो सकता जब तक उनका टेन्योर है। ये वहाँ पे मैं आपको बताई थी लेकिन लिखा हुआ नहीं था, तो ये स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट अब ये 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ही है इस लेसन का। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मेनी पावर्स टू द इंडियन स्टेट टू अर्शर इन सोशल चेंज। डू यू थिंक दीज पावर्स आर बीइंग एक्सरसाइज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे पावर्स देता है इंडियन स्टेट को सोशल चेंजेस के लिए, लेकिन क्या ये सारे पावर एक्सरसाइज किए जाते हैं सही तरीके से। दे आर बीन एक्सरसाइज्ड इन फेवर, या फिर आर दे आर बीन, मतलब कि क्या उनका यूज़ जो है वो फेवर में किया जाता है दूसरे लोगों के, जैसे जो पुअर और डिप्राइव्ड सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, उनको ना मिल करके, बल्कि जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन है, यानी कि पुअर सेक्शन के अलावा जस्ट उसका अपोजिट, जिनके पास में ज़्यादा पैसा है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पैसे से, जो प्रिविलेज्ड है, क्या उन मतलब उनको क्या प्रिविलेज दिया जाता है, ये पूछ रहा है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि जो भी पावर्स हैं वो स्टेट को मिलते हैं सोशल चेंजेस के लिए, जैसे कि एफर्मेशन एक्शंस या फिर वेलफेयर स्कीम्स बना सकते हैं वो पुअर और डिप्राइव्ड के लिए। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, जो ये पावर है वो वैरी करता है कि उसका यूज़ वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, यानी कि जो पुअर सेक्शन है, उनको यहाँ पे अपलिफ्ट ना करके, मतलब रिजर्वेशंस तो दिया जाता है ना उनके एजुकेशन और जॉब में, तो ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर यूज़ हुआ कि जॉब और एजुकेशन में पुअर सेक्शन को यहाँ पे रिजर्वेशन मिला, जिसकी वजह से उनको जॉब मिल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन पावर्स का यूज़ करके, मतलब कि मिस यूज़ करके, उसको इन सारे जो यहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं पुअर सेक्शन के लिए, उसको उन तक ना लेकर के बल्कि गलत तरीके से यूज़ करते हैं। लाइक जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन है, मतलब जिनके पास में पैसा ज़्यादा है, वो क्या कर सकते हैं, अपने पैसे के थ्रू ये रिजर्वेशंस को खरीद सकते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, जो प्रिविलेज पुअर सेक्शन को मिलना चाहिए था वो इनको मिल जाता है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो तो होता है इससे,
अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से मतलब किया जा रहा है और वो इंश्योर करता है कि डिप्राइव्ड सेक्शन को बेनिफिट मिले, अगर उसका इंटेंशन है तो। ये हो गया आपका 16th आंसर और लास्ट आंसर। यहाँ पे कंप्लीट होता है आपके इस लेसन का एक्सप्लेनेशन। वीडियो आई नो काफ़ी लेंदी हो गया है, लेकिन एसएसटी को समझ के पढ़ना ज़रूरी है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा सोशल साइंस के बाकी लेसन्स जो हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको कराई हूँ, तो उसका प्लेलिस्ट आपको फिलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक्स अगेन।